नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग डिमांड एनालिसिस यानी लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, फिर टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिमांड है, उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका जो मेन पार्ट है और मेनली एग्जामिनेशंस में भी आता रहता है, लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन जनरल हम सब लोग एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस है वो इंक्रीज होती है तो उस केस में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, और यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। आप इसे फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम और कॉन्स्टेंट, price of a commodity increases then demand of that particular commodity will go down or decrease and vice versa। यानी अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। या फिर सिंपल इसे कुछ इस तरह से याद रखें, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी आपको डायरेक्शंस हैं वो बताए जाते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बट कितनी डिक्रीज होगी इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड है वो कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेशन में आता है तो उसके लिए भी कई सारी अजम्पशंस होती हैं। तो अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, उनको एक बार देख लीजिए। जिसमें नंबर 1 आता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज्ड और रिमेन्स द सेम, यानी उपभोक्ता है उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिंपल फंडा होता है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस इंक्रीज होंगी तब भी आप उस कमोडिटी को अफोर्ड कर पाते हैं, उसका कंजप्शन है या डिमांड है उसे कंटिन्यूअस रखते हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करी जाती है उस टाइम ड्यूरेशन में आपके कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने चाहिए। फिर सेकंड आता है, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन्स द सेम। उपभोक्ता की रुचि पसंद फैशन और आदत है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, या फिर वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। मान लीजिए आपके टेस्ट में चेंज आता है तो डेफिनेटली आप दूसरे कमोडिटी की डिमांड करेंगे और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, आपकी फैशन चेंज होती है, तो उस केस में डिमांड है वो अफेक्ट होती है। इसीलिए अज्यूम करा जाता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करी जाती है तो कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स, फैशंस वगैरह है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर थर्ड आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और कमोडिटी शुड नॉट चेंज और रिमेन्स द सेम, यानी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब ये संबंधित या रिलेटेड गुड्स हैं वो एक तो आपके सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है तब भी आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस अनचेंज रहने पर भी उस पर स्विच कर जाते हैं, और ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है कि एक की प्राइस चेंज होती है तो दूसरे की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी अज्यूम करा जाता है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं स्टडी टाइम ड्यूरेशन में उनकी प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। फ्यूचर में प्राइस चेंज के रिगार्डिंग आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको आइडिया लगता है कोई ड्यूरेबल गुड्स आपको खरीदना है, टिकाऊ वस्तु आपको खरीदनी है, और आपको पता चला कि 20 दिन बाद ये कमोडिटी इसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में आज की डेट में उस कमोडिटी की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप 15 दिन उसका वेट कर सकते हैं। बट पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो नाशवान प्रवृत्ति की वस्तुएं होती हैं, उनके केस में ये लागू नहीं होता है। तो ये भी अज्यूम करा जाता है कि आपकी कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज है वो नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, कमोडिटी शुड नॉट बी प्रेस्टिजियस, वस्तु है वो प्रतिष्ठा मूलक या प्रतिष्ठा सूचक नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेस्टिजियस गुड्स है जिसकी सोसाइटी में कोई अलग से वैल्यू निकल के आती है, सामाजिक मूल्य उसका निकल के आता है, तो उस केस में कोई भी पर्सन है वो प्राइस को इग्नोर भी कर देता है। वहाँ पर प्राइस इंक्रीज होती है तो उस केस में उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो जिस पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करी जाती है वो प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन शुड रिमेन्स द सेम और अनचेंज्ड, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जनरल सी बात है कि अगर आपकी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इंक्रीज होती है तो जो नॉर्मल गुड्स है उनकी डिमांड है वो इंक्रीज होती जाएगी, थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज होने पर भी, रीजन बीइंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसे ही पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। तो लो स्टेडी टाइम ड्यूरेशन में पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और लास्ट इसमें लिया है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन्स द सेम, वस्तु की किस्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। रीजन बीइंग क्वालिटी चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कंज्यूमर्स है वो इंक्रीज हो जाए, प्राइस इंक्रीज होने पर भी उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होती रहे, और क्वालिटी डाउन होती है तो प्राइस डिक्रीज होने पर भी उसके बायर्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो स्टेडी टाइम ड्यूरेशन में कमोडिटी है उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इन कुछ कंडीशंस के साथ में लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होता है। हालांकि डायग्राम लास्ट वीडियो में भी देखा था, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आता है और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है। और लॉ ऑफ डिमांड का जो शेप मैंने आपको बताया था सामान्यतः डिमांड कर्व की, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब मान लीजिए इनिशियल लेवल पे किसी कमोडिटी की ओपी प्राइस है, इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग उसकी ओक्यू क्वांटिटी डिमांड निकल के आती है। अब अज्यूम करें प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है और ओपी 1 हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड है वो डिक्रीज होकर ओक्यू 1 रह जाएगी। और ऐसे ही प्राइस मान लीजिए उसकी डिक्रीज होकर OP2 हो जाती है, उस केस में उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होकर OQ2 हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है और इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। वो इन आपके अजम्पशंस के साथ में लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन आता है। फिर एक क्वेश्चन है वो इन जनरल एग्जामिनेशन में आता रहता है कि लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल क्यों होता है, या फिर रीजंस क्या होते हैं कि आपका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। तो इसके बारे में नया जो टॉपिक इसमें लिया गया है, कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम लागू होने के क्या क्या कारण होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सिंपल सी बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है। अब इसके बाद में कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को ज़्यादा परचेज क्यों करेगा, या तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए या उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो यूटिलिटी इंक्रीज होती नहीं है, प्राइस डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है, उस केस में वो उसका कंजम्पशन है उसको इंक्रीज कर सकता है। बट अब आपको यूटिलिटी कम मिलने लग जाती है तो आप डेफिनेटली कम उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका भी कुछ शेप इस टाइप की निकलती है जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व में लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व की निकलती है। सेकंड इसमें आता है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। ये इनकम इफेक्ट है वो मॉनेटरी इनकम का नहीं है, ये रियल इनकम का है। मान लीजिए पहले कोई भी कमोडिटी है वो 20 रुपीज पर यूनिट आपको मिलती थी और उस केस में किसी कंज्यूमर की मंथली इनकम है वो 200 रुपीज है। अब उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 10 रुपीज रह जाती है, तो डेफिनेटली अब वो उसकी डबल यूनिट परचेज कर सकता है। पहले वो मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट्स परचेज कर पाता था, अब इसके अकॉर्डिंग वो 20 यूनिट्स है वो परचेज कर पाएगा। तो यह प्राइस डिक्रीज होने से कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, और ऐसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसका इफेक्ट है वो लॉ ऑफ डिमांड में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब इन जनरल देखते हैं जितनी भी कमोडिटीज मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसके सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स या सर्विस है उसकी अचानक से प्राइस इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली आप उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
इसीलिए उसकी डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है। फिर एक इसमें आता है चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। ये दो कारण से हो सकता है, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने से, दूसरा जो यहाँ पर इनकम इफेक्ट आता है। मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है, तो अब नए कुछ कंज्यूमर होते हैं, उनकी अप्रोच में वो प्रोडक्ट आने लग जाता है। और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो एग्जिस्टिंग कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि उनका इनकम ग्रुप उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो वो उस कमोडिटी से हटने लग जाते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। और एक लास्ट इसमें आता है डाइवर्स यूसेज ऑफ कमोडिटी, वस्तु के विविध उपयोग। इसका मैंने एक एग्जांपल पहले भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल आजकल सभी को अवेलेबल होती है, अगर इसकी पर यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो लोग सिंपल लाइटिंग के पर्पज से इसको यूज़ में लेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो आप हीटर पे खाना भी पकाने लग जाते हैं, हीटर से रूम को भी गर्म करते हैं, उसी पर चाय बनाने लग जाएंगे, पानी गर्म करना, ये सारे यूज हो जाते हैं। तो अगर इसकी प्राइस पर यूनिट प्राइस कम होती है तो इसके मल्टीपल यूज हो जाते हैं, और प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में इसका यूज है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे जो कमोडिटीज होती हैं उसका भी इफेक्ट है वो आपका लॉ ऑफ डिमांड पे देखने को मिलता है, यानी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेशन में आता है वो भी इसका एक रीजन होता है। तो ये कुछ दो तीन चीज़ें थी। एक तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। और वो अदर थिंग्स क्या है, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के क्या क्या मान्यताएं हम लोगों ने रखी है, वो अगर एक समान रहती है तो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल होता है। फिर एक ये रीजन है कि ये ऑपरेशन में क्यों आता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है, इसके ये 5 रीजंस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।